क्या ये चीज़ रुकावट बन रही है? क्योंकि बहुत दफ़ा हमें कंवर दिलशाद साहब से पूछा कि जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो जाते हैं तो कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने पहले दरख्वास्त नहीं दी हुई तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कंवर दिलशाद साहब का कहना था कि कोई मसला नहीं है, वो किसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर लें, उसके बाद एप्लीकेशन दें तो ये मखसूस नशिस्तों की जो अलॉटमेंट जैसे होती है सीटों के तनासुब से वो हो जाएगी। लेकिन अब ये क्यों कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जवाबदीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिया, आपका बहुत शुक्रिया। नंबर वन तो ये है कि इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि किसी को सीट अलॉट करे या अलॉट न करे। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोसेस लिखा हुआ है जो आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 और आर्टिकल 224 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में है, और दूसरा जो है वो सेक्शन 104 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, और रूल 92, 93, 94 इलेक्शन रूल्स 2017 है जो इस सारी सिचुएशंस को एड्रेस करते हैं, एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट्स को, और जिनमें मिनॉरिटीज़ भी हैं या नॉन मुस्लिम्स और वेमेन सीट्स को। और उसी के अंदर एक कॉम्पोजिशन भी जो है डिज़ाइन कर दी गई है कि नेशनल असम्बली के अंदर तकरीबन 60 वेमेन की सीट हैं और 10 आपकी नॉन मुस्लिम्स की हैं। हाँ। और इसी तरह ये प्रोविंसेस के अंदर हर प्रोविंस के हिसाब से वो सीट्स का टिकल डाउन है, और फिर ये जो 60 सीट्स हैं इनको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है प्रोविंस के हिसाब से। पंजाब की सबसे ज़्यादा 32 हैं, सिंध की 14 है, उसके बाद आपका KPK की 10 है, और आपका जो बलूचिस्तान है उसकी 4 सीट्स हैं। अब असल इशू इसके अंदर आता है कि कौन ऐसा शख्स है या कौन ऐसी पार्टी है जो इन सीट्स को हासिल कर सकती है। नंबर वन ये है कि हर वो पार्टी जिसको इलेक्शन सिंबल सेक्शन 215 के नीचे है, जब वो इलेक्शन लड़े तो वो अपनी एक पार्टी लिस्ट जो है उसे फाइल करेगी, और वो जो सेक्शन इलेक्शन एक्ट का जिसके अंदर शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक अपनी नॉमिनेशंस पेपर जारी करेगी, और वो दोनों सिचुएशंस के अंदर वो जनरल सीट्स के लिए भी है और रिजर्व सीट्स के लिए भी है, और दोनों की जो कट ऑफ डेट थी वो 24 दिसंबर 2023 थी। अब उसके बाद ये है कि अगर वो पार्टी जो है वो असेंबली के अंदर आ जाती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, और मिनिमम वो 5% जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, चूंकि इस वक्त आपने अगर रिजर्व सीट्स पे जाना है तो उसका बेंच मार्क तकरीबन नेशनल असेंबली के अंदर 4.35% है, और अगर आप उसको मीट कर लेते हैं तो आप एक रिजर्व सीट्स के लिए आप एंटाइटल हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और लॉ के अंदर। अब ये जो है ये अनप्रेसिडेंटेड इस तरह आया जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पिछले 1.25 साल से हर वो चीज अनप्रेसिडेंटेड हो रही है जो शायद कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको एड्रेस करने में मुश्किल पेश आती है, और हमारे लॉज की और इंटरप्रिटेशन इतनी उसके अंदर वैरायटी आ जाती है। तो अब जरा ये जो बिल्कुल सही है, कौमी असेंबली की जो 60 है मखसूस और 10 अक़लियती, अब ये कैसे डिवाइड होंगी? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में उनका कोटा नहीं जाएगा उनकी तनासुब के लिहाज उसके अंदर? ये नंबर वन ये है कि देखिए, नंबर वन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 के अंदर ये है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट शख्स आता है तो उसे 3 दिन के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट को अपना एफिडेविट दे के और वो एक डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाएगा। अब बात यह है कि कौन सा डिक्लेरेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ वही डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करेगा कि या जिस पार्टी ने लिस्ट सबमिट की हो या जिस पार्टी की जो है वो असेंबली के अंदर प्रेजेंस जो है मौजूद हो और मिनिमम 5% के अंदर आए। अब दोनों चीज़ों जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल्स के अंदर नहीं है। ये PTI ने एक पॉलिटिकल मूव तो कर ली है, लेकिन इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस ये निकलेगा कि आपने देखा कि आज 3 प्रोविंसेस के अंदर जो है आपकी रिजर्व सीट्स या नॉन मुस्लिम्स की या वुमेन्स की एलोकेट कर दी गई हैं, और नेशनल असेंबली की भी अभी जो आपकी मिनॉरिटीज की सीट्स हैं वो एलोकेट कर दी गई हैं। नहीं, तो आप ये लीगली जो बात कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने में बड़े बड़े दिमाग हैं, अली जफर साहब हैं, फिर बैरिस्टर गौहर हैं, जो लीगल पॉइंट आप ये बता रहे हैं, आपका मतलब है कि वो उनकी नज़रों से ये चीज़ें ओझल थी, उन्हें पता नहीं था इन लीगल चीज़ों का? डेफिनेटली नहीं था, और ये उन्होंने रियलाइज भी किया। इनमें से जिन शख्स का आपने एक नाम लिया है उन्होंने 2 दिन पहले इसको एडमिट किया है कि ऐसा वो पार्टी जिसकी असेंबली के अंदर प्रेजेंस ना हो उसको आप एज इंडिपेंडेंट ज्वाइन नहीं कर सकते। तो चीज़ ये है कि चूंकि ये इफ एंड बट की स्ट्रैटेजी के अंदर रहे हैं, आपने देखा होगा कि पहले ये वो जो आपकी थी पार्टी थी उसकी जो मौलाना नासिर अब्बास की पार्टी सी मुत्तहिदा कौन उसका था, उसके अंदर ये थे। फिर इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ गया। इन्हें ये रियलाइज करना चाहिए था कि जब इनसे इलेक्शन सिंबल चला गया था और उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया था 15 दिसंबर को, तो इन्हें किसी न किसी पार्टी के साथ एफिलिएट कर लेना चाहिए था और उन कैंडिडेट्स को या उस पर खड़ा कर देते या वो लिस्ट सबमिट कर देते। और तीसरा ये था लेकिन आप ये बताएं ना, कैंडिडेट्स जो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को
को उनके तनासुब से सीटें मिल जाएंगी, पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम को, सब जमातों को मिल जाएंगी, लेकिन जो बाकी रह जाएंगे उसका क्या होगा? कि कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के मुताबिक शाजिया, अब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के मुताबिक जिसकी जो प्रोपोर्शन सीट्स हैं वो मिलेंगी। हाँ। और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर जो 2002 के बाद रिजर्व सीट्स या आपकी मिनॉरिटीज फिक्स की गई हैं, वो सारी की सारी सीट्स जो हैं वो वेकेंट रहेंगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो 3 दिन का उन्होंने टाइम ज़ाया कर दिया है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखिएगा एक आध दिन के अंदर इनकी एप्लीकेशन जो है वो टर्न डाउन करेगा और मामला जो है वो हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। और वहां की पोलिटिकल बात ही की जाएगी, लीगल बात नहीं की जाएगी। खाली रहेंगी तो ईवान तो नामुकम्मल रहेगा ना? ये खाली रहेंगी ना, चूंकि उसकी वजह यह है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ये तो नहीं कहता कि आपने 336 का हाउस फुली करना है हर सूरत के अंदर। अगर वो शख्स जो है या कोई ऐसा चीज सिचुएशन आ जाती है कि वो इंटाइटल ही उस चीज के अंदर नहीं है, चूंकि ये अनप्रेसिडेंटेड हुआ है ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर के इतनी बड़ी तादाद लार्जेस्ट तौर के इंडिपेंडेंट होकर आई है, और वो इस टेक्निकलिटीज के अंदर जो उन्हें एड्रेस करनी चाहिए थी वक्त से पहले उन्होंने एड्रेस नहीं किए। और इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस ये आएगा कि उन्हें जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बैक्ड बाय पीटीआई, इन्हें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आएगा नेशनल असेंबली के अंदर और चारों प्रोविंसेस असेंबली के अंदर आएगा। और ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा, से इस सारे प्रोसेस से आउट रहेंगे, मामला हाई कोर्ट जाएगा। ज्यादा चांसेस यही हैं शाजिया, अगर उन्होंने एक्सेप्ट करने शाजिया अगर उन्होंने एक्सेप्ट करनी होती तो जहां आज बाकी पार्टीज को उन्होंने दे दी है तीनों प्रोविंसेस के अंदर नेशनल असेंबली के अंदर तो दे देनी थी ना। उन्होंने क्यों वेट किया कि हम नहीं देंगे? वो सिर्फ उन्होंने एक मीटिंग की है, एक और मीटिंग करेंगे और अल्टीमेटली ये कहेंगे कि जी आपका जो सेक्शन 51 या सेक्शन 104 के मुताबिक आपका प्रोसेस नहीं है, और वो जो डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो ऑटोमेटिकली इस रिजर्व सीट से बाहर हो जाएगी, और फिर इस चीज को ये चैलेंज करेंगे, मामला जो है वो हाई कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फेयर डिसीजन नहीं किया, इन्हें ये करना चाहिए था। फिर हाई कोर्ट आएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक ये मामला जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर मैं समझता हूं कि इनके लिए हाई कोर्ट्स के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए बड़े मिनिमम चार्जेस हैं सक्सीड करने के, क्योंकि टेक्निकली और लीगली जो है वो इस चीज के अंदर जो जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं बड़े वीक हैं। तो आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में एटलीस्ट रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है? बिल्कुल नहीं शाजिया, उसकी वजह यह है कि अगर आपको सीट मिलनी है ये लॉ के मुताबिक ही मिलेगी ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही मिलेगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपको प्रेजेंस आपकी असेंबली में होनी चाहिए और मिनिमम बेंचमार्क भी करता है, जब दोनों चीजें आपकी असेंबली के अंदर मौजूद नहीं है तो किस तरह पाकिस्तान का हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये अलाउ करेगा कि नहीं जी हम अपने डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं और आप इनको दें? क्योंकि डिस्क्रिप्शन भी तो विद इन द लॉ ही होगी ना। और वो लॉ का जो प्रॉब्लम है वो मेरा ख्याल है कि एज ए पोलिटिकल पार्टी जो था इन्हें बहुत पहले एड्रेस कर लेना चाहिए।